नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान, जिसे आप शॉर्टकट में AWS बोलते हैं, तो उसमें टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए इसके बारे में निश्चित रूप से काफ़ी सारे अभ्यर्थी जानते हैं, और जो अभ्यर्थी नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में आपको बता ही रहा हूँ। तो इस रिक्रूटमेंट से संबंधित कुछ अभ्यर्थियों के छोटे मोटे डाउट हैं, तो इस वीडियो में उन सभी डाउट को दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर चुके हैं या फिर इस रिक्रूटमेंट में आप अप्लाई करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। जो छोटे मोटे डाउट होते हैं सभी इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस संस्था के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो जो इस संस्था की शुरुआत हुई थी वो आपकी 1969 में की गई थी, और इसके 15-16 सेंटर है, जिसके अंतर्गत इनके 30-31 स्कूल चल रहे हैं, और उन्हीं के अंदर आपको टीचर्स रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। तो इनके जितने भी स्कूल, उसमें अगर हम अध्यापकों की संख्या की बात करें तो 1550 के आसपास इनके अंतर्गत इनकी जो स्कूल है उनके अंतर्गत अध्यापक अपना शिक्षण दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो 2,07,000 के आसपास इनके अभी करंट में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी। और इस रिक्रूटमेंट में जो अभ्यर्थी हिंदी बैकग्राउंड से, तो उन्हें एक सबसे बड़ी बात ये समस्या उनके मन में पैदा कर रही है कि जो इसमें आप टीचिंग का जो आपका मीडियम है, जो आपके शिक्षण का माध्यम है, वो अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, इसमें आप हिंदी भाषा में नहीं पढ़ा सकते। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो इसमें लैंग्वेज टीचर की आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिले, जैसे हिंदी, संस्कृत, तो वहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं होती, ना ही इनके स्कूलों में होती। अगर आप कहीं भी किसी भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट स्कूल की क्यों ना बात करें, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल है, अगर वहाँ पर अगर आप किसी हिंदी या संस्कृत के लैंग्वेज टीचर बनते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा स्कूल हो, आपके पास अधिकार होता है, आप जिस भी भाषा के शिक्षक हो उस भाषा में बच्चों को अध्यापन करा सकते हैं। अब मेनली जो ये स्कूल है दोस्तों, ये आपके दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादा है, इधर भी है लेकिन इधर कम है। मतलब आपके झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में भी इधर कम है, उधर ज़्यादा है। तो वहाँ पर सभी अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी होते हैं वो हिंदी भाषा नहीं जानते, तो इसलिए जो इसमें भाषा का माध्यम है वो आपका अंग्रेजी है। और जो अभ्यर्थी हिंदी बैकग्राउंड से हैं और इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर दीजिए। देखिए, इंग्लिश आपको ज़रूर सीखनी पड़ेगी। चलो आप किसी स्टेट के स्कूल में लग जाते हैं, हाल फिलहाल 10-15 साल में आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपको अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है, आज शिक्षकों की भी विभिन्न प्रतियोगिताएँ होती हैं, उनका भी वार्तालाप वगैरह होता है, तो दोस्तों इंग्लिश आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश को सपोर्ट करो, ये करो, लेकिन इंग्लिश हमारी दोस्तों एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आपको कम से कम जो आपकी वार्तालाप होती है इतनी तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये आपकी हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते तो कोशिश करना आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एग्जाम के अलग से मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे, इंटरव्यू के भी काउंट किए जाएंगे, दोनों को मिला के जो भी आपकी जिसकी भी हाई मेरिट होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इनके रिटर्न जो आपका एग्जाम होगी उसमें आप अच्छा स्कोर कर दोगे तो दोस्तों आपके पास समय होगा, और कोशिश कर लेना थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जैसे इसमें सिलेक्शन होगा थोड़ा आपको समय मिलेगा, थोड़ी कोशिश करोगे दोस्तों, मेरा यकीन करो, अगर आपके आसपास का, अगर आप अपने आसपास का माहौल इंग्लिश में क्रिएट कर दोगे, वातावरण आपका अंग्रेजी भाषा में हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको दोस्तों 50% इंग्लिश आ ही जाएगी। और धीरे धीरे आप जिस भी कार्य को करोगे दोस्तों उसमें आप निपुण हो जाओगे, आप एक शिक्षक हो, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल मत घबराना। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जिन अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती उन्हें एकदम से इंग्लिश में पढ़ाने को दे दिया जाए, तो लेकिन दोस्तों आप जानते हैं ये थोड़ा सा मैं मतलब खुल के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप एक बार इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया जाएगा कि आप इंग्लिश में पढ़ाओ, ठीक है। आपको बस अपने जो भी आपके स्टूडेंट आपके समक्ष आप जिस भी भाषा में पढ़ा रहे हो उन्हें समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके शिक्षण कौशल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, क्योंकि इसका जो मीडियम हो आपका इंग्लिश भाषा में ही है। तो कोशिश करना जब भी आपका इसमें सिलेक्शन हो, जब तक हो, तो आप इंग्लिश 50% एटलीस्ट सीख जाएंगे। बाकी आप जब पढ़ाने लग जाएंगे तो उसके बाद आपकी आ जाएगी, लेकिन लैंग्वेज टीचर को इस तरह की बाउंडेशन देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्थान है। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय को मान सकते हैं, बिल्कुल सेम इसे भी मान सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय क्या होते हैं, पूरे भारत में स्कूल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके पूरे भारत में हर स्टेट में तो नहीं मिलेंगे। लेकिन जो आपके दक्षिण भारत में, बाकी इधर मैं आपको लिस्ट दिखा दूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में। लेकिन मोटा माटी बता दूँ, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में से स्कूल है। बाकी जम्मू कश्मीर और आपके इधर उत्तराखंड हो गया, या फिर हिमाचल की बात करें, पंजाब, हरियाणा की बात करें, तो इधर आपको इनके स्कूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। दिल्ली में भी इनका स्कूल नहीं, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी दिल्ली या दिल्ली के आसपास अपना जो भी आप किसी भी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लेते हो वहाँ पर अपना स्कूल अलॉटमेंट की आप सोच रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में तो दोस्तों ये पॉसिबल है, लेकिन वो भी एकदम स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट आपको अपने इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके बाद जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे, आप जिस भी स्टेट में अपना स्कूल चाहते हैं, तो अगर जो भी इनके रूल वगैरह चलते हैं केंद्रीय विद्यालय के, उसके हिसाब से अगर आपके पॉइंट पूरे होंगे तो आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन इनके तो दोस्तों स्कूल दिल्ली में है ही नहीं, तो आप ये बिल्कुल अपने मन से वहम निकाल दीजिए कि आपको दिल्ली या दिल्ली के आसपास इनका
स्कूल मिलेगा। हो सके यूपी वगैरह में एक जगह इनके स्कूल है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को इससे कोई टेंशन नहीं है, बस उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, तो इसमें जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी सारी की सारी आपको दोस्तों जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में जो फैसिलिटी देखने को मिलती है टीचर्स को, चाहे हम KVS की बात करें, NVS की बात करें, सेम आपको इधर भी देखने को मिलेगी। तो सैलरी, अलॉटमेंट, मेडिकल फैसिलिटी और HRA, इन सभी को लेकर दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं, ऐसे तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कुछ अभ्यर्थी सोचते कि जिस भी स्कूल में पढ़ाने जाएं गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें वर्कलोड ज़्यादा ना देखने को मिले। तो ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वर्तमान स्थिति के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट स्कूलों में तो दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जिन स्कूलों में सबसे ज़्यादा टीचर्स को वर्कलोड देखने को मिलता है, वर्कलोड से मेरा तात्पर्य दोस्तों जितना एक शिक्षक को काम करना चाहिए उतने से मैं बात करूँगा। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है आपसे ज़्यादा काम करें, वो प्राइवेट का अलग होता है, ठीक है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी इसमें सोचने लग जाते हैं जो एक टीचर की ड्यूटी होती है उससे भी पूरी तरह से नहीं निभा पाते, उससे भी ये सोचते हैं कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल होते हैं, KVS, NVS या AEES, ठीक है, जितने भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल देखने को मिलेंगे, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो आपको ठीक ठाक वर्कलोड देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट के स्कूल की या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आपको जितने भी स्कूल देखने को मिल रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के स्कूल हो गए, जैसे दिल्ली वगैरह आपको हो गया, या फिर हम बात करते हैं बड़े शहरों के जो स्कूल हो गए, वहाँ पर भी दोस्तों आपको जो राजधानी वगैरह होती है, जैसे यूपी की होगी कोई राजधानी, हरियाणा वगैरह की होगी, चंडीगढ़, ठीक है, लखनऊ वगैरह होगी, जहाँ की जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर भी आपको ठीक ठाक वर्कलोड देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उनसे कम आपको वर्कलोड देखने को मिलेगा। जो D++ के माध्यम से आपको दिल्ली में टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में टीचर बनते हैं। तो दोस्तों KVS से तो यहाँ पर कम वर्कलोड देखने को मिलता है। लेकिन जो मैं उन टीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा ही घबराते हैं, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी लोगों ने ना एक रूढ़िवादिता चली आ रही है, एक ऐसी मानसिकता चली आ रही है। सभी के लिए मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों में ज़रूर है, शुरू में तो उमंग रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो काम करने लग जाते हैं, साइड में अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर दोस्तों जो उनका कर्तव्य होता है, मुख्य कर्तव्य होता है, उससे वो भागने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ऐसी मानसिकता आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है दोस्तों। मैं खुद दिल्ली के सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ, शायद 2012-13 के आसपास मैंने अपनी 12th पास करी थी। मतलब नर्सरी से लेकर 12th तक मैं प्रॉपर जो दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल होते हैं और जो बॉयज़ के लिए दोपहर वाले थे उनसे मैंने पास आउट किया है। तो मेरे टाइम पे तो दोस्तों प्राइमरी लेवल पर तो मैंने दोस्तों बिल्कुल देखा था, वो जो मैडम्स जो बताते हैं आजकल की वो टाइम गया, पहले स्वेटर वगैरह बुनती थी, तो दोस्तों बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बताऊँ मेरे टाइम पे बिल्कुल होता था। सर्दियों में मैडम सारी धूप में बैठ जाती थी, बहुत कम काम होता था। लेकिन दोस्तों बहुत पहले की बात है और आज का दोस्तों अलग है, ठीक है। आजकल ऑनलाइन का टाइम हो गया, ठीक है, तो बच्चे भी थोड़े से मतलब नॉलेज वगैरह हो गई, माँ बाप भी पढ़े लिखे होने लग गए, तो इसलिए अब वो समय नहीं है, ना ही दोस्त ऐसा होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक ही दोस्तों जो हमारे बच्चे होते हैं, अगर इनका बेस ही नहीं मजबूत होगा ना शिक्षा में, तो फिर ये देश का भविष्य कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसी वर्कलोड वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको वर्कलोड से सच में समस्या है तो दिल्ली वगैरह के मैंने आसपास के स्कूल देखे हैं, तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल या NCR के प्राइवेट स्कूल में एक बार आप पढ़ा लीजिए, फिर आप KVS वगैरह NVS में पढ़ाइए, आपको दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितना कम वर्कलोड होता है KVS वगैरह, ठीक है। और जो डायरेक्ट KVS में लग जाते हैं तो वो सोचते हैं इतना वर्कलोड है, जब उनका दिल्ली वगैरह में या फिर किसी स्टेट वगैरह के स्कूल में, वहाँ पर दोस्तों जो विलेज वगैरह के स्कूल होते हैं, वो जो बड़े शहरों की मैं बात करूँ उससे भी कम वर्कलोड होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, उसके बाद जो आपके स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, स्टेट में जो आपके बड़े शहर होते हैं उनके जो अंदर स्कूल होते हैं उनके सेंट्रल स्कूल के अपेक्षा थोड़ा कम वर्कलोड होता है। और जो सबसे कम वर्कलोड आपको देखने को मिलता है दोस्तों जो गांव देहात के आपके स्कूल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग वगैरह भी नहीं आती। और वर्कलोड से मेरा तात्पर्य है कि मतलब जो आपका एक टीचर का कार्य होता है वो बिल्कुल उसे करना चाहिए, लेकिन उसे बाधित नहीं किया जाता। जो गांव देहात के स्कूल होते हैं वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन KVS NVS या दिल्ली वगैरह के जो स्कूल होते हैं इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारी निभाते, गाँव देहात में भी निभाते हैं। आजकल तो दोस्तों हर जगह परिवर्तन देखने को मिल गया, लेकिन आप भी इस भारत के निवासी हैं तो आप सभी परिस्थितियों भली भांति परिचित है। बाकी दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो भी जानकारी है वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। बाकी मोटा माटी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें जो PRT पोस्ट के लिए बीड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल है, अगर वो बीड के साथ PRT पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो अगर उनका CTET पेपर 1 भी क्लियर नहीं, CTET पेपर 2 क्लियर है तो भी वो रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि शायद से KVS में भी ऐसा नहीं है, उसमें पेपर 1 आपसे डिमांड की जाती है, लेकिन उसमें भी आपको ये परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। जो बीड प्लस ग्रेजुएशन के साथ PRT पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो जो AWS की अंदर जो पेपर 2 अगर उन्होंने क्वालिफाई कर रखा तो उसके साथ ही वो एलिजिबल हो जाते। बाकी 6 मंथ का ब्रिज कोर्स वगैरह के बारे में आप जानते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें वही दोस्तों PRT के लिए 30 वर्ष, PGD के लिए 35 वर्ष और PGD के लिए 40 वर्ष।
और जो वुमेन कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी कैटेगरी में 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगी। बाकी SC ST को बात करें वही 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट, OBC को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट। और दोस्तों आप इस रिक्रूटमेंट में चाहे भारत के किसी भी केंद्र शासित या फिर किसी भी राज्य के मूल निवासी आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कैटेगरी में कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है। आप जिस भी कैटेगरी उस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। लेकिन KVS में ये होता है, उसमें मैंने आपको बताया था अगर आपका अच्छा शिक्षण है तो आपको इंडिया से बाहर भी पढ़ाने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसके जो इतने स्कूल है बस केवल इंडिया में ही है। लेकिन दोस्तों इंडिया से बाहर हर किसी को नसीब नहीं होता, उसमें आपका शिक्षण बहुत ज़्यादा प्रभावीपूर्ण होना चाहिए, तभी आपको मौका मिलता है और ना ही सभी अभ्यर्थी बाहर जाना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी जानकारी सभी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चाहे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा रखा है किस सब्जेक्ट या फिर किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। फिर भी आपका इस रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी संदेह तो निश्चित रूप से आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर रहें चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ये। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर केवल मैं टीचिंग पोस्ट की बात करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।